नमस्कार बच्चों, मैं पूरा गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड पार्ट पे हैं। इससे पहले आपने पार्ट में क्या पढ़ा था वो मैं आपको बताता हूं कि आपने मेंस्ट्रुअल के पहले पार्ट में आपने फेजेस पढ़े थे कुछ, और वो फेजेस क्या थे? वो फेजेस थे चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। अपन ने पढ़ा था कि भाई एक ओवेरियन चेंज है, एक यूट्राइन चेंज है, और ओवेरियन चेंजेस के अंदर भी फॉलिकुलर फेजेस पढ़े, ल्यूटियल फेजेस पढ़े, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज। आज हम इन सभी फेजेस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये फेजेस में है क्या और क्या बताना चाह रहा है ये फेजेस में। ठीक है, तो सबसे पहले फेजेस के अंदर अपन पढ़ेंगे कौन सा? ओवेरियन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस के अंदर कि भाई ओवरी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो किस फेज के अंदर होते हैं, कौन सी दो फेजेस के अंदर होते हैं, जिसमें से पहली फेज है कौन सी? फॉलिकुलर फेज, और दूसरी है ल्यूटियल फेज। पहली कौन सी है? फॉलिकुलर फेज, और दूसरी है ल्यूटियल फेज। ठीक है, अब मैं बात करूं फॉलिकुलर फेज की, तो कब से कब तक आ रही थी? 5 से 14 दिन तक आ रही थी, और ये 15 से 28 दिन तक आ रही थी। ठीक है, अब ओव्यूलेशन भी अपन किसमें पढ़ लेंगे? फॉलिकुलर फेज में पढ़ लेंगे। तो इसको देखते हैं। देखो, फॉलिकुलर फेज की मैं बात करूं तो फॉलिकुलर फेज में आप सबसे पहले क्या समझेंगे? भाई फॉलिकुलर फेज में आपको ये देखना है किस तरीके से फॉलिकल्स हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रा यूट्राइन लाइफ की, किसका? इंट्रा यूट्राइन लाइफ ऑफ फीमेल। भाई इसका नाम क्या है पूरा? फॉलिकुलर के अंदर कौन सा हार्मोन ऐड कर रहा है? सबसे पहले ये देखो, फिर इंट्रा यूट्राइन लाइफ को समझना। देखो, पहले GnRH हार्मोन रिलीज हो रहा था, जिसने क्या निकाला? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया और उसने रिलीज किया क्या? FSH। तो FSH कहां गया? ओवरी के पास गया, और ओवरी के पास किन पे असर करने लग गया? इमैच्योर फॉलिकल्स के ऊपर असर करने लग गया। किसके ऊपर? इमैच्योर फॉलिकल्स, जिनको आप ओवेरियन फॉलिकल्स भी कहते हो। अब आपने उनको क्या बोला? ओवेरियन फॉलिकल्स बोला। अब ये क्या है? ओवेरियन फॉलिकल्स क्या है? किसे बोल रहे हैं अपन फॉलिकल्स? फॉलिकल्स होते हैं जो ओवरी के अंदर छोटे छोटे मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ही माइन्यूट मात्रा पे इनका डेवलपमेंट होता है FSH के थ्रू। FSH और इनको डेवलप करता है। जैसे 8 से 10 फॉलिकल्स को लिया, उनके ऊपर असर करने लगा, उनको डेवलप करेगा, उनमें से किसी एक को ज्यादा डेवलप कर देगा। ठीक है, जैसे ग्राफियन फॉलिकल बना देगा। जैसे इमेच्योर फॉलिकल्स बनेंगे, इमेच्योर फॉलिकल्स हुए। ठीक है, इन फॉलिकल्स के ऊपर FSH ने असर किया। ठीक है, तो जिसको प्री मैच्योर बोल सकते हो, इमैच्योर बोल सकते हो। फिर वो बढ़ते बढ़ते प्राइमरी बनेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी, या फिर एक तरीके से एक नाम ध्यान रख लो, ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स में से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में जब कन्वर्ट हो जाता है, तब ये क्या होता है? ओवा रिलीज होता है, या ये फेज कंप्लीट होती है, एक तरीके से ओव्यूलेशन की फेज आती है। ठीक है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल में से जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो उसमें से ओवा रिलीज हो जाता है, और बचा हुआ पार्ट कॉर्पस लूटियम बन जाता है। तो वापस ये तो आगे तक चले गए अपन। सबसे पहले याद रखो कि भाई एक ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उस ओवरी के अंदर जब फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या है? जब पहले ये देखते कितने अमाउंट में कितने प्रेजेंट होते हैं। भाई जैसे मैंने बोला था कि एक महीने में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल के अंदर कितनी आएगी? भाई एक साल के अंदर कितनी है? भाई 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल, या अप्रोक्स आप बोल सकते हो कि अप्रोक्स 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल के अंदर आती है। ठीक है, अब ठीक है, इसकी बात छोड़ते हैं कि भाई ये फॉलिकल्स हैं क्या। सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि भाई फॉलिकल्स कितने होते हैं। जैसे इंट्रा यूट्राइन लाइफ ऑफ फीमेल की बात करूं, जब बच्ची एक यूट्रस के अंदर होती है तब उसकी ओवरी में कितने होते हैं? तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में लमसम 7 मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 7 मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं लमसम। ठीक है, इसके बाद जब उसकी क्या होता है? बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ की बात करूं कि एट बर्थ पे फीमेल की ओवरी में कितने फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कितने फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं? लमसम 4 मिलियन, या आप बोल सकते हो अप्रॉक्स 4 मिलियंस ऑफ प्रीमैच्योर फॉलिकल या इमैच्योर फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ फीमेल एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, क्लियर कट बात। अब इसके बाद मैं बात करूं, भाई मैंने बर्थ की बात कर दी, अब मैं बात करूं प्यूबर्टी पे। एट भाई प्यूबर्टी की बात करूं तो प्यूबर्टी पे कब? प्यूबर्टी पे सिंपल याद रखो 4
लाख 4 लाख कितने 4 लाख ऑफ मतलब कि प्यूबर्टी के पास इमेच्योर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई एक ने एक ही यूज किया, मतलब एक ओवरी ने, भाई 2 ओवरी थी, एक ओवरी ने एक ओवम रिलीज किया, तो पूरी लाइफ साइकिल के अंदर या फिर पूरी लाइफ साइकिल के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो 400 से 450 ही फॉलिकल्स को यूज कर पाती हैं। अब मैंने बात तो कर दी प्यूबर्टी तक, लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेनोपॉज पर, मेनोपॉज क्या कंडीशन है भाई, मेनोपॉज कंडीशन अगर 12 महीने तक लगातार मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही तो आप उस फीमेल को मेनोपॉज डिनोट कर दोगे एट द एज ऑफ 45 to 50। ठीक है, अब आपने बोला कि मेनोपॉज पे कितने फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोल सकते हो लेस देन 10,000 ऑफ फॉलिकल्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ इतने ही फॉलिकल्स यूज कर पाती है, लेकिन उसके पास बर्थ से पहले कितने फॉलिकल्स होते हैं 7 मिलियन, बर्थ के टाइम पे 4 मिलियन, प्यूबर्टी के टाइम पे 4 लाख, और जब मेनोपॉज आ जाता है उस दौरान सिर्फ 10,000 से कम फॉलिकल्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं। और सिर्फ पूरी लाइफ में वो अपनी प्यूबर्टी से लेकर पूरी लाइफ तक मेनोपॉज तक सिर्फ 400 से 450 फॉलिकल्स ही यूज कर पाती है। और इसमें भी क्या है ये ध्यान रखना कि एक साल के अंदर 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उस हिसाब से हिसाब लगाना। और मैंने बोला 13 साल पे प्यूबर्टी आ गई, इस तरीके से हिसाब लगाना। और मेनोपॉज की मैं बात कर रहा हूं तो मेनोपॉज 45 to 50 की एज में आ जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ बात करें, ये तो मैंने आपको ये बता दिया। तो अब बात करते हैं किसकी, फॉलिकुलर फेज की। अब फॉलिकुलर फेज में अपन ने ये तो पढ़ लिया कि भाई इतने फॉलिकल्स हैं, ये है वो है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं भाई फॉलिकुलर फेज में बात है क्या क्या होनी है। फॉलिकुलर फेज, अब ये फॉलिकुलर फेज में हो क्या रहा है, फॉलिकुलर फेज में एफएसएच हार्मोन आ रहा है और ये असर कर रहा है किसके अंदर, इमैच्योर फॉलिकल्स के ऊपर असर कर रहा है। और क्या बना रहा है उनको, ग्राफियन फॉलिकल बना रहा है। क्या बना रहा है, ग्राफियन फॉलिकल बना रहा है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल बना रहा है तो भाई ये इमेच्योर जब फॉलिकल है ना, जब इनके ऊपर एफएसएच असर करता है और जब ये मैच्योर होने की तरफ जाते हैं तो ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन। क्या नाम होता है, ईस्ट्रोजन नाम होता है। और यही ईस्ट्रोजन, क्या बोल रहा हूं मैं, यही ईस्ट्रोजन क्या काम करता है, ये काम करता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का या एंडोमेट्रियम को बनाने का काम करता है। एंडोमेट्रियम में भी फंक्शनल लेयर को बनाने का काम करता है। क्या याद रखोगे, एंडोमेट्रियम के अंदर भी फंक्शनल लेयर को बनाने का काम कर रहा है। और फंक्शनल लेयर को बनाने का काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या होगा। सबसे पहले ध्यान रखो कि क्या होता है, ये एफएसएच कुछ 8 से 10 फॉलिकल्स के ऊपर असर करना चालू करता है। 8 से 10 फॉलिकल्स के ऊपर असर करेगा, फिर इनको मैच्योर करेगा, डेवलप करेगा, तो ये क्या करने लग जाते हैं, ईस्ट्रोजन रिलीज करने लग जाते हैं। और इसी के साथ साथ भाई वहां पर तैयारी होने लग जाती है किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। मैं ये फॉलिकुलर फेज कब से कब तक आ रही थी, 5 से 14 दिन तक की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब ये फॉलिकल्स के ऊपर असर किया, ये फॉलिकल्स कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर। तो ग्राफियन फॉलिकल जो बनेगा वो ग्राफियन फॉलिकल सबसे ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहा होगा। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ये भाई रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, और लिखते हुए चलना, बेवकूफी मत करना कि भाई नहीं लिखेंगे हम, ये नहीं करेंगे हम, वो नहीं करेंगे। लिखते हुए चलना, पागलपंती मत करना। ठीक है, अब इसमें मैं बात करूं कि भाई इस दौरान क्या हुआ, 5 से 13 दिन तक भाई बात चलती रही। अब बात आई ओव्यूलेशन की, भाई फॉलिकुलर फेज चलती रही, फॉलिकल्स डेवलप हो गए, ईस्ट्रोजन रिलीज होता रहा। अब बात किसकी आ गई कि भाई अब आपको क्या करना है, ओव्यूलेशन करना है। क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ओव्यूलेशन करवाना है। अब ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर से, ये प्रोसेस तब होती है जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। अगर oogenesis पढ़ा हो तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में जब कन्वर्ट हो जाएगा तब एक प्रोसेस खत्म होगी, उसको अपन बोल रहे हैं, उस दौरान जो कुछ होता है उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, जिसके अंदर से ओवा रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से। क्या रिलीज होता है, ओवा रिलीज होता है। ठीक है, जब उस टाइम पे क्या हो रहा होता है भाई, मियोसिस फर्स्ट तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा ओवा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, भाई ओव्यूलेशन हुआ कब होता है, डे 14 पे अपन काउंट करके चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता है, इससे जस्ट पहले ओव्यूलेशन कराने का काम किसका है, ओव्यूलेशन कराने का काम है एलएच हार्मोन का। किसका काम है, एलएच हार्मोन का काम है ओव्यूलेशन कराने का। लेकिन ये ध्यान रखना
कि भाई जब प्राइमरी oocyte, इस ओवुलेशन का ध्यान रखना, जब प्राइमरी oocyte कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी oocyte, ये जो प्रोसेस है ना प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा, वो किस फेज के अंदर होता रहेगा? फॉलिकुलर फेज के अंदर होता रहेगा। ठीक है, ये जब कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं, और उसके बाद जब वो रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है, ये पहली बात तो क्या हो गई भाई, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, और रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ova in fallopian tube is called ovulation। क्या लाइन बोली मैंने भाई? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। भाई क्या बन गए? जो 7 से 8 जो इमेच्योर फॉलिकल लिए थे वो डेवलप हुए ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में ये डेवलप हुए, और यहां पर ये ओवा बन के रिलीज हुआ। अब क्या होगा, एक साइड से ये भाई बर्स्ट आउट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और ये निकल के कहां पहुंच जाएगा? इधर भाई फिम्बरी प्रेजेंट है, इधर फिम्बरी के पास पहुंच जाएगा। किसके पास? फैलोपियन ट्यूब की फिम्बरीज के पास पहुंच जाएगा। अब ये फैलोपियन ट्यूब की फिम्बरीज के पास पहुंच तो गया, लेकिन काम क्या है इसका? करेगा क्या ये? इसका काम है भाई, मेन चीज है इसका काम है फर्टिलाइजेशन करवाना। जो भी चीजें करवानी वो इसको करवानी है, अपन को उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ओव्यूलेशन आता कब है, ओव्यूलेशन आएगा कब, कब उसको बोलते हैं भाई? ओव्यूलेशन आता है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं भाई। जो ओव्यूलेशन है वो ओव्यूलेशन होता है 14 डे प्रायर टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, या नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, या नेक्स्ट ब्लीडिंग फेज। मैंने बोला पहले से 5वां दिन मैंने ब्लीडिंग फेज माना था, और पहले दिन से पहले कि मतलब कि पहले दिन से आप 14 दिन पहले जाओ, मतलब 30 दिन का अगर काउंट कर रहे हो तो माइनस क्या कर दो? 14 कर दो। ठीक है, तब क्या होता है? वहां पे ओव्यूलेशन होगा। किसके अंदर? ओवरी के अंदर। मैं बोलूं कि 28 दिन की साइकिल है, और आप मतलब कि 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होगा, तो माइनस क्या करोगे? 14, तो बचेगा क्या? 14 दिन, मतलब 14th डे पे क्या हुआ? ओव्यूलेशन हुआ है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सॉरी, हो जा रहा है, हाँ 14 डे पे क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि ओव्यूलेशन की मैंने बात यहां पे बोल दी तुम्हें कि भाई ओव्यूलेशन कब है? 14 दिन पहले उससे ओव्यूलेशन होना स्टार्ट हो गया है, और उसी के साथ ओव्यूलेशन 14 दिन पहले तो हो गया है, लेकिन क्या साइन एंड सिम्टम नजर आएंगे आपको ओव्यूलेशन के दौरान? देखो साइन एंड सिम्टम की बात करूं तो साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे भाई? ओव्यूलेशन हो रहा है किसी फीमेल को, ओव्यूलेशन मतलब ओवा रिलीज हो रहा है, उस दौरान क्या होगा? सबसे पहली चीज, एक चीज याद रखना, टेम्परेचर हल्का सा राइज हो जाएगा, हल्का सा 0.5 मात्र 0.5 0.7 डिग्री सेल्सियस, इतना ही राइज होगा। इसके अलावा मैं बात करूं, एक स्पाइना बैकेट नाम से शब्द यूज होता है, जिसका मतलब होता है एक थिन, मतलब एक तरीके से चिपचिपा सा फ्लूइड रिलीज होता है, एक थिन चिपचिपा सा फ्लूइड रिलीज होता है, जिसका मतलब होता है स्पाइना बैकेट। मतलब क्या है कि थिन वाटरी स्ट्रेचेबल। अपन अगर इसको क्या बोले भाई, इसको सीधे याद रखो, थिन वाटरी स्ट्रेचेबल फ्लूइड या म्यूकस रिलीज फ्रॉम वजाइना। इस दौरान एक थिक वाटरी स्ट्रेचेबल फ्लूइड रिलीज होता है, किस दौरान? ओव्यूलेशन के दौरान। तो उससे आप मालूम कर सकते हो कि हाँ भाई इस दौरान ओव्यूलेशन हो रहा है, और यह हल्का सा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा बॉडी का, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा टेम्परेचर राइज होगा, जो मतलब कि आपको महसूस भी नहीं हो पाता, लेकिन मालूम पड़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ओव्यूलेशन के साइन है। लेकिन इस दौरान ओव्यूलेशन होने से पहले, मैंने बोला 14 डे होने से पहले फॉलिकल का काम हो चुका था। अब बात आई LH हार्मोन रिलीज हुआ। अब ये LH हार्मोन रिलीज हुआ, तो इस LH हार्मोन ने क्या चालू कर दी? अपनी ल्यूटियल फेज चालू कर दी, या फिर इसको आप बोल सकते हो LH हार्मोन रिलीज हुआ और LH सर्ज बनाया। क्या बनाया? ओव्यूलेशन से 12 से 24 घंटे पहले
क्या किया, LH हार्मोन पीक लेवल पे चला गया, पीक लेवल मतलब बिल्कुल टॉप लेवल पे चला गया। LH हार्मोन रिलीज हुआ कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये किसने क्या किया, ओवरी में पहुंचा और ये पीक लेवल पे चला गया। कब पीक लेवल पे चला गया, 14 डे से 12 से 24 घंटे पहले कहां पे था, ये पीक पे था। और ये जो इसने सर्ज बनाया इसको अपन बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोलते हैं, LH सर्ज। ये LH सर्ज क्या करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है जब वो अपने पीक लेवल पर होता है तो 14th डे पे ओव्यूलेशन करा के फिर ये एक स्टेबल पोजीशन पे हो जाता है। अब देखो ये ओव्यूलेशन मैंने क्या बोल दिया भाई, ओव्यूलेशन ये हो गया, ओव्यूलेशन के साथ LH सर्ज चालू हो गया। अब LH सर्ज में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात आई, किसकी, LH या ल्यूटियल फेज, सेकंड फेज जो अपन पढ़ेंगे, सेकंड फेज की मैं बात करूं, सेकंड फेज की तो ल्यूटियल फेज। तो अपन बात करें ल्यूटियल फेज की। ल्यूटियल फेज में क्या है, ल्यूटियल फेज का मतलब है कि भाई किसका फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। भाई अपन ने बात करी थी ग्राफियन फॉलिकल क्या था भाई, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज हो रहा था। अब मैं बोल रहा हूं जो रप्चर्ड, क्या बोल रहा हूं, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है उसी का वही कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कॉर्पस लूटियम के अंदर। किसके थ्रू, ग्राफियन फॉलिकल का जो रप्चर्ड पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो गया। और ये पीक पे कब होता है, मतलब इस दौरान क्या होता है, जैसे ईस्ट्रोजन कब निकल रहा था, जब प्रीमेच्योर फॉलिकल डेवलप हो रहे थे। लेकिन जब कॉर्पस लूटियम बनता है तो इसका काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकालना। किसको निकालना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कर रहा है तो क्या, क्यों रिलीज कर रहा है, किस वजह से रिलीज करेगा, इसका काम है हाइपरट्रॉफी करना, या हाइपरट्रॉफी बोल सकते हो, या फिर मेंटेन एंडोमेट्रियम फंक्शनल लेयर। एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है उसको मेंटेन करेगा। और ये पीक पे कब होगा, या ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज कब हो रहा होगा, 22nd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ये पूरा डेवलप हो जाएगा एक तरीके से पीक लेवल पे, बिल्कुल अपनी पूरी साइज पे होगा। कब, 22वें दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। और क्या रिलीज कर रहा होगा, सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा होगा। क्या रिलीज कर रहा होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहा होगा। और इस दौरान क्या होता है भाई, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहता है हाई लेवल पे, ईस्ट्रोजन चलता रहता है नॉर्मल लेवल पे, और इसी के साथ साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने नॉर्मल लेवल पे चलता रहता है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग चलता रहेगा तब तक ये कॉर्पस लूटियम बना रहेगा, सब तैयार रहेगा। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो कॉर्पस लूटियम है ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है 22वें दिन या 25वें दिन से 25th डे से डीजनरेट होना चालू हो जाता है, डीजनरेट होना चालू हो जाता है। और किस में बन जाता है, या तो कॉर्पस एल्बिकन्स में बन जाता है या कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस में बन जाता है, ये शब्द हैं इसके। भाई ये डीजनरेट होना चालू होगा, खत्म होना चालू होगा तो क्या बनेगा, कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस, और जो जब तैयार है, जब अच्छा खासा है, जब इसको क्या बोल रहे हैं अपन, कॉर्पस लूटियम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कॉर्पस लूटियम बोल रहे हैं। अब इसी के साथ ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्या निकाल रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है भाई, LH हार्मोन को मेंटेन भी कर रहा है, साथ के साथ में मतलब LH हार्मोन के रिलीज होने के चक्कर में ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगातार चल रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है एंडोमेट्रियम पे असर करते रहना, एक्ट करते रहना, उसको मेंटेन रखना, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एकदम से नीचे जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिंपल फंडा है कि वो पूरी एंडोमेट्रियम को मिटा के राख कर देगा। सिंपल बात, मतलब एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है उसको तोड़ के शेड ऑफ करके नीचे ले जाएगा, जिसका कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर मान लो इसमें दो चीजें हैं भाई, कॉर्पस लूटियम किस तरीके से काम करेगा या किस तरीके से रहेगा। अगर मैं बोलूं कॉर्पस लूटियम को ऐसे लिख रहा हूं भाई, कॉर्पस लूटियम मान लो दो चीजों पर इसकी लाइफ साइकिल डिपेंड करती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, ये लगातार चलता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डाउन नहीं जाएगा, LH हार्मोन कंटिन्यू चलता रहेगा अप टू 3 मंथ, जब तक प्लेसेंटा नहीं बन रहा, ठीक है। 3 महीने तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे क्या चल जाएगा, डीजनरेट होने लग जाएगा, वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल होना चालू हो जाएगी। और अगर ये मतलब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैंने बोला था कॉर्पस एल्बिकन्स में, कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस में, ठीक है। और उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गया 3 मंथ तक लगातार होता रहेगा, उसके बाद ये कॉर्पस वर्बेरा में कन्वर्ट होकर ये डीजनरेट हो जाएगा, इसकी जगह प्लेसेंटा अपना काम करने लग जाएगी। और प्लेसेंटा जब अपना काम करने लग जाएगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सबसे मेन बात है कि जो कॉर्पस लूटियम है वो 2-3 हार्मोन को मेंटेन कर रहा है।
जैसे अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रोजेस्टेरोन को तो कर ही रहा है, और थोड़े अमाउंट में भाई ये ईस्ट्रोजन को भी कर रहा है। तो अगर ईस्ट्रोजन बंद हुआ या फिर कॉर्पस लूटियम खत्म हुआ तो दो हार्मोन बनना बंद होंगे। तो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्लेसेंटा जब ये हार्मोन रिलीज करने लग जाता है, बनाने लग जाता है, खुद के हिसाब से मेंटेन करने लग जाता है, तो भले ही ये कॉर्पस लूटियम क्या हो जाए, बंद हो जाए, जिसकी वजह से भले ही उसमें से ये रिलीज होना बंद हो जाए। वो अपने हिसाब से अगर मेंटेन करेगा तो करता रहेगा, वो उसका काम है, ठीक है। लेकिन जब तक उसको मेंटेन करने का काम किसका है, कॉर्पस लूटियम के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जब तक काम है उसको मेंटेन रखने का, ठीक है। अब इसी के साथ में बात करूं भाई, ये तो हो गई तुम्हारी लूटियल फेज। अब लूटियल फेज के बाद तुम्हारी एक फेज आती है जिसका अगर मैं बात करूं तो उसमें बोलूं यूट्राइन चेंजेस। क्या बोलूं, यूट्राइन चेंजेस। अब यूट्राइन चेंजेस के अंदर बात करूं तो पहला है कौन सा, ब्लीडिंग फेज। कौन सी है, ब्लीडिंग, सॉरी ब्लीडिंग फेज। अब ये ब्लीडिंग फेज की बात चालू हुई तो ब्लीडिंग फेज में क्या बोला भाई, ब्लीडिंग फेज में इसने सिंपल सेट समझाया है कि भाई ब्लीडिंग फेज मतलब 1 से 5 दिन, और होगा क्या, 1 से 5 दिन में तुम्हारा सिंपल एक ही फॉर्मेट होगा, सॉरी ये 2 चार्ट बना दिए, क्या होगा, शेड ऑफ एंडोमेट्रियम फंक्शनल लेयर। सिंपल सी एक बात है कि 1 से 5 दिन की प्रोसेस जो चलने वाली है उसके अंदर शेड ऑफ हो जाता है, किसका शेड ऑफ हो जाता है, एंडोमेट्रियम का शेड ऑफ हो जाता है, वो भी उसकी फंक्शनल लेयर का। अब ये फंक्शनल लेयर का शेड ऑफ क्यों होता है, क्योंकि अपन ने बात करी थी भाई कॉर्पस लूटियम मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो लास्ट में 25 दिन के बाद डीजनरेट होना चालू हो जाएगा और एकदम से प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन डाउन जाएंगे, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम जिसकी वजह से मेंटेन था, जिसकी वजह से बना हुआ था, वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा, बिखर जाएगा और निकल के किसमें से, वजाइना के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा, वजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाएगा, कहां, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपेल आउट हो जाएगा। ये है इसकी ब्लीडिंग फेज। और ब्लीडिंग फेज के अंदर मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ये है इसकी बेसल मेम्ब्रेन, ये बीच में ये स्पंजी मेम्ब्रेन आएगी और उसके बाद में ये ऊपर से कॉम्पैक्ट मेम्ब्रेन आएगी। तो ये जो लेयर हैं उनको अपन मिला के बोल रहे हैं क्या, फंक्शनल लेयर बोल रहे हैं। इसके अलावा इस फेज में कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है, बस ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट्स लिख लेंगे, पेनफुल कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स रहेंगे, ठीक है। इसी के बाद मैं सेकेंड फेज की बात करूं तो उसका नाम है क्या, प्रोलिफरेटिव फेज। क्या नाम है, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब क्या है, एक तरीके से मतलब कि एंडोमेट्रियम को तैयार करना। क्या काम है, एंडोमेट्रियम को तैयार करना, क्योंकि इस दौरान क्या हो रहा है, इस दौरान ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती जा रही है। किसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती जा रही है। अभी ईस्ट्रोजन की कैसे बढ़ रही है, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, फॉलिकुलर फेज के अंदर एफएसएच आ रहा है और वो किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है किसके ऊपर भाई, ओवरी के ऊपर, और ओवरी में भी प्राइमरी फॉलिकल, वो सॉरी ओवरी के ऊपर भी जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं या इमेच्योर फॉलिकल्स हैं उनके ऊपर असर कर रहा है, और उनका काम है क्या, रिलीज करने का, ईस्ट्रोजन रिलीज करने का। ईस्ट्रोजन जब रिलीज हो रहा है तो भाई एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है जो अभी टूटी थी ब्लीडिंग फेज में, वो वापस से बनना चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वापस से बनना चालू हो जाएगी। और एक तरीके से मानो कि 14th डे तक या 13 से 14 दिन तक उसकी कम से कम जो विड्थ होगी या फिर एक तरीके से थिकनेस होगी वो 3 से 4 mm की थिकनेस होगी। कितने की, 3 से 4 mm की। और वहीं मैं बात करूं कि भाई ब्लीडिंग फेज में मतलब 1 से 2 mm, एक तरीके से 1 से 2 mm मान लो या इससे भी कम मान लो, ठीक है भाई, 0.1 टू 0.2 mm इस तरीके से मानो। क्या मानो भाई, एक्यूरेटी याद रखो, 0.1 से 0.2 mm की जो बनेगी वो इसकी थिकनेस रहेगी। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं प्रोलिफरेटिव फेज की तो इसमें 3 से 4 mm की एंडोमेट्रियम बनके तैयार हो जाएगी। और किसकी वजह से होगी, ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होगी। क्यों, ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या कर रहा है, ये मेन बात है कि हाइपरप्लेजिया करवा रहा है। ये ध्यान रखना, इसके अंदर हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम। भाई हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम, हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या है, देखो प्लेजिया का मतलब है नंबर ऑफ सेल और हाइपर का मतलब है ज्यादा, मोर।
मतलब कि ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स का बनना एंडोमेट्रियम के अंदर। नॉर्मल प्रोसेस है भाई, सेल्स बनाएगी, नए फंक्शनल लेयर को बना रही है, तो भाई इसको अंदर सेल्स भी बनानी है। तो हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम इज डन इन प्रोलिफरेटिव फेज एंड लमसम 3 से 4 mm की क्या बना देती है, ये थिकनेस को बना के तैयार कर देती है। अब इसने इतनी थिकनेस को बना के तैयार कर दी है, तो अब इसका काम क्या है भाई, लास्ट में जाके इसको क्या करना है भाई, सिक्रेटरी फेज चालू करनी है, क्योंकि अब क्या होने वाला है, ओव्यूलेशन होने वाला है। इसका काम कब था, 5 से 14 दिन तक का काम था। 14 दिन पे होने वाले क्या होता है, एलएच हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। क्या रिलीज हो रहा होता है, एलएच हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, ल्यूटियल फेज चालू हो रही होती है। तो ये जब चालू होगी उस दौरान ओव्यूलेशन होगा, और ओव्यूलेशन के बाद अगर अपन बात करें, ओव्यूलेशन होते ही जैसे 14 दिन पे ओव्यूलेशन हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ देखो, अब इसने क्या बोला, मेन चीज ध्यान रखना। अब बात आई किसकी, सिक्रेटरी फेज की। किसकी बात आई, सिक्रेटरी फेज की। अब सिक्रेटरी फेज में क्या है, सिक्रेटरी नाम से समझ में आ रहा है, सिक्रीट होने वाली चीज है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या याद रखना है भाई, ल्यूटियल फेज मतलब एलएच फेज चालू हो चुकी है, एलएच हार्मोन आ चुका है, ओव्यूलेशन हो चुका है, ओव्यूलेशन हो चुका है। तो अब एंडोमेट्रियम का क्या होगा, क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहा है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी ऑफ एंडोमेट्रियम मतलब ट्रॉफी मतलब साइज का बढ़ा देना, साइज, ट्रॉफी मतलब साइज, हाइपर मतलब साइज ऑफ सेल मतलब होता है ट्रॉफी, साइज ऑफ सेल, और हाइपर मतलब ज्यादा। तो सेल की साइज को ज्यादा बढ़ा देना किसका काम है, प्रोजेस्टेरोन का काम है। और ईस्ट्रोजन का काम क्या था, हाइपरप्लेजिया ऑफ सेल्स करना, वो किसका काम है, ईस्ट्रोजन का काम है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है भाई, एलएच हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो एलएच हार्मोन क्या करवा रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनवा रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेन चीज तुम्हें याद रखनी है, उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो रही है। अगर हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो हाइपरट्रॉफी के चक्कर में क्या है, जब एंड ऑफ सिक्रेटरी फेज आएगा, तो उसमें कम से कम 5 से 8 mm की तुम्हें थिकनेस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, थिकनेस देखने को मिलेगी। सिंपल से याद रखना भाई, सिक्रेटरी फेज के अंदर सिक्रीट होता है, क्या सिक्रीट होता है भाई, ग्लाइकोजन रिच फ्लूइड सिक्रीट होता है, इनिबिन सिक्रीट होता है, काफी सारे एंजाइम्स हैं, काफी सारी चीजें हैं जो एंडोमेट्रियम जो लेयर बन जाती है उसके अंदर से रिलीज होते रहते हैं मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसी मेंटेन में एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज हो होता है, तो वो क्या करता है, हाइपरट्रॉफी करवाता है, इसको और मेंटेन रखता है, साइज बढ़ा के रखता है, साइज बढ़ा के रखता है, तो कम से कम 5 से 8 mm की साइज ये कर देता है। फिर उसके बाद में अब तुम देख लो, सिक्रेटरी फेज हो गई, वापस से क्या आ जाएगा, ठीक है, वापस से क्या आ जाएगा, वापस से मान लो ब्लीडिंग फेज आ जाएगी, वापस से डे 1 से लेकर 5 डे स्टार्ट। ब्लीडिंग फेज में वापस आते क्या होगा, पूरा फ्लो बाहर, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो बाहर, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो नीचे गिर गया, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो नीचे गिर गया, दोनों नीचे गिरे तो भाई एंडोमेट्रियम भी नीचे गिर जाएगी। सिंपल इतनी सी बात। तो ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे फेजेस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं कंप्लीट तरीके से। अगर इस दौरान या इस फेज के दौरान कुछ भी दिक्कत आती है, उनको डिजीज कंडीशन बोल देते हैं, जिसमें जैसे एमनोरिया हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना आना, ठीक है। इसमें भी टाइप हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, पैथोलॉजिकल के अंदर क्रिप्टोमिनोरिया, फिर ट्रू के अंदर भी प्राइमरी सेकेंडरी, इस तरीके से। अगर मैं बात करूं तो डिस्मेनोरिया हो गया, डिस्मेनोरिया हो गया, ये सारी डिजीज कंडीशन किस दौरान आती हैं। अब मैं एक एक डिजीज कंडीशन को आपको सही तरीके से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस, जिसमें पूरी तरीके से कंप्लीट अपन ने ये पढ़ लिया भाई, फॉलिकुलर फेज क्या है, ल्यूटियल फेज क्या है, साथ में ब्लीडिंग फेज क्या है, तुम्हारे प्रोलिफरेटरी फेज क्या है, और सिक्रेटरी फेज क्या है, क्या रिलीज हो रहा है, किस तरीके से ओव्यूलेशन हो रहा है, किस तरीके से पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, क्या किस चीज को बोलते हैं, ये अपन पूरी चीजें पढ़ चुके हैं। अब एक सिंगल फ्लो चार्ट में आपको मैं पूरा का पूरा ये महाभारत जो इतनी अपन ने पढ़ी है उसको मैं पूरा आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये पूरी महाभारत को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, वापस से जिन्होंने महाभारत लिखी वहां से चालू करते हैं। देखो, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पे सबसे पहले क्या होगा, देखो प्यूबर्टी के दौरान सबसे पहले तुम्हें ये याद रखना है,
देखो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पे तुम्हें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस क्या हो गया, एक्टिव हो गया। क्या हो गया, हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, तो इसने GnRH हार्मोन रिलीज किया, मतलब बढ़ा दिया एक तरीके से, ऐसे याद रखना, क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। मैं लिख देता हूं रिलीज, भाई GnRH रिलीज करा। GnRH का मतलब अपन को पता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब सिंपल बात, इसने ये रिलीज किया तो इसने कहां असर किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर किया। अब इसने यहां असर किया तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने सबसे पहले रिलीज किया, फर्स्ट रिलीज क्या किया, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया। इसने कहां जाके एक्ट किया, इसने जाके एक्ट किया ओवरी पे। ओवरी में भी किसके पास, फॉलिकल्स के पास, जो कि कैसे थे, इमेच्योर थे। कैसे थे, इमेच्योर फॉलिकल्स थे। ये ध्यान रखना, मैंने क्या बोला भाई, इसने किसके पास जाके मतलब असर किया, फॉलिकल्स के पास जाके असर किया जो कि इमेच्योर थे, और उनके अंदर से क्या रिलीज हुआ, ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ, मतलब ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी। अब जब ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी, ये ध्यान रखना भाई, जब ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि भाई ईस्ट्रोजन पीक लेवल पे गया, तो उसने भैया 3 काम करे। क्या 3 काम करे भाई, सबसे पहले तो एंडोमेट्रियम को बनाना चालू कर दिया, एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन एक तरीके से, ठीक है, एंडोमेट्रियम को बनाना चालू कर दिया। एक उसने क्या किया कि भाई पॉजिटिव फीडबैक, जब ग्राफियन फॉलिकल बन गया और ये बिल्कुल पीक लेवल पे है, तो इसने क्या किया, मतलब ईस्ट्रोजन पीक लेवल पे कतई, मतलब बहुत ज्यादा रिलीज हो चुका, अपना काम कर चुका, एंडोमेट्रियम तैयार कर चुका है, ठीक है। अब इसने बात करी, ये एंडोमेट्रियम देखो तैयार हो गई, ठीक है, एंडोमेट्रियम तैयार हुई, इसके साथ साथ इसने फीडबैक भेजा किसके पास, ठीक है। अब इसने क्या किया, फीडबैक भेजा टू FSH, ठीक है, और एक नेगेटिव, सॉरी, हाँ, इसने पॉजिटिव, पूरे को मिटाता हूं, सही से देखो, इसने क्या किया, पहले पॉजिटिव फीडबैक भेजा, जब एंडोमेट्रियम बन गया तो उस दौरान क्या हुआ भाई, 14 दिन से पहले इसने फीडबैक भेजना चालू किया, किसको, 2LH हार्मोन को भेजना चालू किया, जिसमें से LH पीक लेवल पे चला गया, LH इंक्रीज हुआ, पीक लेवल पे गया, LH सर्ज बनाया, और इसी के साथ साथ यहां पर इसने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तैयार किया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भेजा किसको, 2FSH, किसको भेजा, FSH को। क्यों भेजा कि भाई अब मेरा काम हो चुका है, ईस्ट्रोजन बन चुका है, अब तू क्या कर, इसको बंद करना चालू कर, इसको बंद करना चालू कर। देखो अब इसने क्या किया, देखो FSH रिलीज किया, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे LH सर्ज, इसने बोला कि भाई एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो गई, अब ईस्ट्रोजन ज्यादा हो गया, तो मेरी एंडोमेट्रियम बन चुकी है, एंडोमेट्रियम, अब मुझे ओव्यूलेशन कराना है, ओव्यूलेशन कराना है, तो इसने 2 काम और करे। एक तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भेजा किसके पास, भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, कि भैया अब बंद कर दे इसको, FSH को बंद कर दे, FSH नहीं चाहिए, अब मेरे को क्या चाहिए, LH चाहिए। तो LH रिलीज हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो LH की मात्रा, LH रिलीज हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो LH की मात्रा बढ़ी, LH की मात्रा बढ़ी तो क्या हुआ, ओव्यूलेशन होना चालू होगा। लेकिन ओव्यूलेशन से पहले LH सर्ज बनेगा, पीक लेवल पे जा रहा था, LH सर्ज बनेगा तो ओव्यूलेशन हुआ। अब यहां पे तुम लिख दोगे क्या, ओव्यूलेशन लिख दोगे। अब ये LH बना था, तो LH के दौरान क्या हुआ, LH बना तो ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल बना। तो यहां पे आप लिखना चाहो याद करने के हिसाब से तो ये लिख सकते हो भाई, ओव्यूलेशन हुआ तो कॉर्पस लूटियम बना, कॉर्पस लूटियम बना, तो कॉर्पस लूटियम का सिंपल काम था भाई, एक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना, ठीक है, एक ईस्ट्रोजन हार्मोन थोड़े बहुत अमाउंट में रिलीज करना, और बाकी क्या करना, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना। क्या करके रखना, मेंटेन करके रखना। देखो अब इसके बीच में 2 फेज तुम्हें बता दीजिए, एक तो क्या हो गई तुम्हारी ये प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज, यहाँ पे क्या हो गई, फॉलिक्यूलर फेज, देखो फॉलिक्यूलर फेज, यहां पर तुम्हारी ये हो गई, दूसरे पेन से लिख देता हूं जिससे तुम्हें याद रहो, ये हो गई तुम्हारी प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। इसी जगह पे यहां पे तुम्हारी क्या हो गई, ल्यूटियल फेज,
ठीक है। अब देखो ल्यूटियल फेज हो गई, ये हो गई ब्लीडिंग फेज, पहले चली ब्लीडिंग फेज लास्ट में ला दूंगा मैं कैसे भी करके, ठीक है, कैसे भी करके क्या आएगी आएगी, ठीक है। ल्यूटियल फेज, प्रोलिफरेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज, ये 3 फेज याद हो गए, ठीक है। अब ल्यूटियल फेज के साथ फॉलिकुलर फेज हो ही गई, तुम्हारी प्रोलिफरेटरी हो गई, अब बची सिक्रेटरी फेज। अब कैसे आएगी वो, जैसे मान लो जो प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लुटियम बना, कॉर्पस लुटियम के बनते ही क्या होना चालू हो जाता है भाई, प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ, ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ, बाकी ग्लाइकोजन रिच फ्लूइड वगैरह रिलीज हुए, या फिर हाइपरट्रॉफी होना चालू हो गई एक तरीके से, ये मान के चलो, या फिर एंडोमेट्रियम मेंटेन हो रही है, इसके दौरान कुछ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, कुछ एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, उसको अपन बोल रहे हैं सिक्रेटरी फेज। अब ये सिक्रेटरी फेज बनी तो प्रोजेस्टेरोन के बाद देखो, अब देखो ये प्रोजेस्टेरोन हाई पे चल रहा है, प्रोजेस्टेरोन हाई पे चल रहा है, बिल्कुल पीक पे चल रहा है। अब ये प्रोजेस्टेरोन पीक पे तो चल रहा है, लेकिन पीक पे चलने के बाद हुआ क्या, क्या हो रहा है इस प्रोजेस्टेरोन के अंदर, ये ध्यान रखना। प्रोजेस्टेरोन के अंदर वापस से 2 मैकेनिज्म चलते हैं भाई, कॉर्पस लुटियम ने मतलब 2-3 चीजें कर दी, क्या कर दी, एक तो तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना दिया, एक तुम्हारा ईस्ट्रोजन बना दिया, एक तुम्हारा बाकी के अदर एंजाइम जो है वो बनाने चालू कर दिए। अब क्या हुआ, ये पीक लेवल पे जब जा चुका है, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, तो क्या होगा, 2 मैकेनिज्म जाएंगे। एक मैकेनिज्म क्या जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू, भाई किसको जाएगा, अब नॉर्मल सोचो भाई, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किसको जाएगा, और भाई और क्या चीज होगी, देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक तो क्या करेगा कि भाई एंडोमेट्रियम पे काम करेगा, और नेगेटिव, इसको सही से लिखता हूं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू एलएच, भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के पास वापस से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भेजेगा कि एलएच हार्मोन को क्या करो, गिराओ। अब ये एलएच हार्मोन को गिराएगा, और साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन और क्या काम करेगा, एक्ट ऑन यूट्राइन एंडोमेट्रियम, भाई यूट्राइन एंडोमेट्रियम पे एक्ट करेगा, क्या करने का काम करेगा, उसको मेंटेन कर रहा था अब तक, ठीक है, और साथ ही साथ में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भेजना चालू कर देगा। और जब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भेजेगा, अब ये ध्यान रखना, जब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भेजेगा तब होगा क्या, मेन बात तो तभी है कि भाई तब होगा क्या, तब उसमें दिक्कत क्या आएगी, जब इसने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भेजा तो उसके बाद सबसे पहले एलएच कम होना चालू होगा, क्या होगा, एलएच रिड्यूस होना चालू होगा, या फिर बंद होना चालू होगा। और जब एलएच बंद होना चालू होगा तो जो कॉर्पस लुटियम है भैया, क्या था, कॉर्पस लुटियम स्टार्ट डीजर्नेट, डीजर्नेट इसका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, कॉर्पस लुटियम डीजर्नेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कॉर्पस लुटियम अगर कम हुआ, सिंपल बात, एलएच कम हुआ तो कॉर्पस लुटियम कम हुआ, कॉर्पस लुटियम कम हुआ तो भैया प्रोजेस्टेरोन कम होगा, ईस्ट्रोजन कम होगा, सब कुछ कम हो जाएगा। और अगर प्रोजेस्टेरोन कम हुआ, मैं बोल रहा हूं प्रोजेस्टेरोन कम होगा, साथ में ईस्ट्रोजन कम होगा, दोनों चीजें जब ये कम होंगी, इन दोनों के कम होने के कारण शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम चालू हो जाएगा। भाई क्या होगा, भाई प्रोजेस्टेरोन के चक्कर में शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम चालू होगी। देखो ये ध्यान रखना, ईस्ट्रोजन कम तो प्रोजेस्टेरोन कम तो शेडिंग ऑफ चालू, ईस्ट्रोजन कम तो शेडिंग ऑफ चालू। अब ये शेडिंग ऑफ चालू, तो शेडिंग ऑफ के बाद क्या हो जाएगा, वो ब्लीडिंग फेज में काउंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग फेज में काम हो जाएगी। क्योंकि देखो प्रोजेस्टेरोन की वजह से शेडिंग ऑफ हो ही गया, शेडिंग ऑफ की वजह से जो ब्लीडिंग फेज है, या फिर ब्लीडिंग इसको क्या बोल सकते हैं, स्टार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और जहां ये ईस्ट्रोजन कम हो रहा था, ईस्ट्रोजन कम होने के चक्कर में क्या होगा, वापस से एफएसएच के पास पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, और ठीक है वापस से हाइपोथैलेमस एक्ट करने लगेगा, और वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन गिरता है, शेडिंग ऑफ होती है, वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की वजह से शेडिंग हो गई, और ईस्ट्रोजन की वजह से वापस से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाने लग जाता है, किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के पास, वो जीएनआरएच रिलीज करता है, वापस से पूरी की पूरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा फ्लो चार्ट, सॉरी, ये पूरा फ्लो चार्ट किसका है, एक तरीके से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा फ्लो चार्ट है, जिसको ध्यान से बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लेना, याद कर लेना और समझ लेना, ठीक है। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले किसी बढ़िया वीडियो के साथ में, अगले किसी बढ़िया टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरीके का क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
किसी भी तरीके के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका जरूर उसका सॉल्यूशन देंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दो जितना कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।